स्टार्टिंग से कर। नमस्कार, मैं अंजना। स्वागत करती हूँ आपके अपने संस्था यूजीसी नेट जीआरएफ विद अंजना। मैं अभी जो लेके आऊँ रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ 2021 से 2025 तक पूछे गए सभी प्रश्न रिसर्च पीवाईक्यूज है। तैयारी सटीक, सफलता पक्की। सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। काफी इजी प्रोसेस का क्वेश्चन है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके बाद हार्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वेक्षण अनुसंधान हम जान रहे हैं कि सर्वेक्षण अनुसंधान अनुसंधान कितना मेन चैप्टर है आपका। रिसर्च जो होता है, रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। सर्वेक्षण अनुसंधान रिपोर्ट में कौन सा खंड सबसे महत्वपूर्ण आता है? तो सबसे पहले हमारा जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है, उसके बारे में हमें ये जानना है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है शोध के परिणामों को सामने लाना, उनके आधार पर आगे की राह दिखाना होता है। ठीक है। सर्वेक्षण अनुसंधान का मुख्य, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले सर्वेक्षण अनुसंधान रिसर्च से जो हमारे प्रश्न आते हैं, उसमें हमारा होता है सर्वेक्षण अनुसंधान। आप लोग जहां भी जाते होंगे वहां आपको इंग्लिश में मिलता होगा, लेकिन मैंने सिर्फ हिंदी इसका माध्यम इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश वाले आपको आसानी से मिल जाएंगे, रिसर्च टीचिंग। लेकिन मैं हर चीज को आपको हिंदी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छात्र भी हैं जो सिर्फ हिंदी में ही पेपर वन पढ़ते हैं और उन्हें हिंदी में ही जानकारी चाहिए। तो सर्वेक्षण अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वेक्षण अनुसंधान के उद्देश्य होता है शोध के परिणामों को सामने लाना और उनके आधार पर आगे की राह दिखाना। सबसे पहले, ठीक है। अब ये जो सर्वेक्षण अनुसंधान के रिपोर्ट में कौन सा खंड सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये डेटा संग्रह की विधि, निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रस्तावना और साहित्य समीक्षा। इसके आधार पर आप इसका जो है प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान का मुख्य संदेश, मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? शोध के जो परिणाम होते हैं उनको सामने लाना और उसके आधार पर आगे की राह दिखाना होता है। तो सबसे पहले डेटा संग्रह का विधि, फिंडिगन्स और रिकमेंडेड, निष्कर्ष और सिफारिशें, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू। इसमें से क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसका जवाब जानते हैं, इसका बी होगा, क्योंकि इसका काम ही होता है शोध के परिणामों को सामने लाना और उसके आधार पर राह दिखाना। ठीक है। डेटा संग्रह की विधि नहीं होगा, डाटा कलेक्शन मेथड नहीं होगा हमारा, फाइंडिंग्स रिकमेंडेशंस भी नहीं होगा, इंट्रोडक्शन वही होगा, इंट्रोडक्शन नहीं होगा, लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारा, प्रस्तावना भी नहीं होगा और साहित्य समीक्षा भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? उसके आधार पर आगे की सामने लाना और निष्कर्ष निष्कर्ष होगा और हमारी सिफारिशें होगा, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस होगा हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर्वेक्षण अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण होगा? उसका निष्कर्षों को अगर हमें प्रस्तुत करना है तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले, ये तो मैं आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन में सॉल्व कर रही हूँ अभी, क्योंकि ऑनलाइन मैं ले नहीं पाई हूँ आप लोग की क्लासेस।
एग्जाम भी नजदीक है, तो मैंने सोचा कम से कम रिसर्च के थोड़े से क्वेश्चंस आपको करवा दूं। और ऑफलाइन क्लासेस आपको अपलोड कर रही हूँ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इसको छोड़िएगा मत, टाइम निकाल के देख लीजिएगा। सर्वेक्षण अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? तो सबसे पहले सर्वेक्षण अनुसंधान को बड़ी मात्रा में ग्राफ और चार्ट, कथा शैली, सांख्यिकी विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण। तो सबसे पहले होगा कि सर्वेक्षण अनुसंधान को आम मात्रा में संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक जो होता है संख्यात्मक डेटा एकत्र किया जाता है। इस डेटा को प्रस्तुत करने के लिए जब क्वांटिटेटिव संख्यात्मक डेटा एकत्रित किया जाता है, तो इस डेटा को प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ या चार्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्राफ या चार्ट की आवश्यकता होती है, और ये लाइन ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है, कोई भी व्यक्ति एक आसानी से समझ जाता है। तुलना करना इसका आसान होता है, लेकिन ग्राफ और चार्ट की मदद से अलग अलग श्रेणियों और समूहों के बीच के अंतर को, ट्रेंड्स को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। समय की बचत को दिखाया जाता है, एक एक करके डेटा पॉइंट्स को पढ़ने के बजाय विजुअल प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के निष्कर्ष को तुरंत समझ में आता है। सबसे पहले हमारा कथा शैली क्यों नहीं होगा? अब हमें ये विकल्प हमारा क्यों, नैरेटिव स्टाइल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें केवल गुणात्मक कथा शैली और गुणात्मक विवरण जो होता है, ये गुणात्मक विवरण जो है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, तो ये जो है लंबी कहानी और टेक्स्ट के रूप में होते हैं, जिससे डेटा एंड नंबर्स को समझना उबाऊ हो जाता है। ग्राफ और चार्ट होता है, ये एक एक पॉइंट्स को पढ़ने के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के निष्कर्ष में, थोड़ा मेरी ग्राफ और चार्ट हम जानते हैं, एक एक विजुअल तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है। और कथा शैली जो होता है, जिससे बड़े डेटा नंबर्स को समझना उबाऊ और कठिन हो जाता है। केवल सांख्यिकी विश्लेषण जो होता है, ये केवल कठिन फार्मूले और ओनली टेबल के होते हैं, जो एक्सपर्ट्स ही समझा। ये सांख्यिकी विश्लेषण इसलिए नहीं होता क्योंकि इसे केवल एक्सपर्ट ही समझा सकते हैं, आम पाठ को इसको जल्दी समझ में इसका नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ और चार्ट के द्वारा ही हम सर्वेक्षण निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ और चार्ट हमारा सबसे उपयुक्त तरीका है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, सर्वेक्षण अनुसंधान में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या होती है? सर्वेक्षण अनुसंधान में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं को सटीक उत्तर प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती। केवल सरकार द्वारा नियंत्रित डेटा का उपयोग, केवल प्रयोगात्मक उपयोग, इसमें जटिल सांख्यिकी तकनीकें नहीं होती। तो सबसे पहले क्या होगा? सर्वेक्षण अनुसंधान में सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या होगा? कि बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं को सटीक प्राप्त करना, या केवल प्रयोगात्मक डेटा, केवल 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 जहां लगेगा वो तो होगा ही नहीं। सबसे पहले तो हमारा ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसमें जटिल सांख्यिकी तकनीकें नहीं होती। तो क्या नहीं होती है? सर्वेक्षण अनुसंधान में सांख्यिकी तकनीकें जटिल नहीं होती है, होती है, लेकिन ग्राफ और चार्ट के द्वारा उसे सही किया जाता है, तो मतलब उसे आसान कर दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं को सटीक उत्तर प्राप्त करना, क्योंकि सर्वेक्षण अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम डेटा की गुणवत्ता को बनाए रखना होता है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। सटीक उत्तर की प्राप्ति होती है चुनौती, बहुत बड़े पैमाने पे लोग फॉर्म भरवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कई लोग जल्दबाजी में बिना कुछ सोच समझे गलत जानकारी भी दे देते हैं। इसमें रिसर्च की भाषा में प्रतिक्रिया पूर्वग्रह किया जाता है, रेस्पॉन्स बेस किया जाता है जिसे कहते हैं। तो लो रेस्पॉन्स रेट यानी कम प्रतिक्रिया दर में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना, ईमानदारी से पूरे सर्वे को करवाना, और इसमें बड़ी व्यावहारिक चुनौती होती है। अगर उत्तर सटीक नहीं होंगे तो निष्कर्ष रिसर्च का गलत हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं से सटीक उत्तर प्राप्त करना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। और केवल इसमें प्रयोगात्मक डेटा संग्रह क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह विवरणात्मक भी होता है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह क्या होता है, हमारा सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है? विवरणात्मक होता है, विवरणात्मक भी होता है।
केवल सरकार द्वारा नियंत्रित डेटा का उपयोग, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शोधकर्ता अपना खुद का डेटा एकत्रित करते हैं, पूरी तरह सरकार पे निर्भर नहीं रहते, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना खुद का डेटा एकत्रित करते हैं। खुद का डेटा एकत्रित करते हैं। सरकार पर निर्भर नहीं होते। इसमें केवल जटिल तकनीकें नहीं होती, क्योंकि जटिल तकनीकें नहीं होती, बड़े सर्वे डेटा का विश्लेषण करने के लिए जटिल सांख्यिकी टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें जटिल तकनीकें नहीं होती, क्योंकि इसमें इसका आंसर मैं नीचे लिख दे रही हूँ। क्योंकि बड़े सर्वे डेटा का विश्लेषण बहुत जटिल सांख्यिकीय टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस, एसपीएसएस, ये मैंने एग्जांपल दिया है। रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें जटिल संख्याएं तकनीकें नहीं होती, बड़े सर्वे के डेटा का विश्लेषण के लिए जटिल सांख्यिकी टूल्स का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर, सर्वेक्षण अनुसंधान में कौन सी त्रुटि सबसे आम होती है? नमूना चयन का पक्षपात, यादृच्छिक त्रुटि, सांख्यिकी त्रुटि, उपरोक्त सभी। कौन सी त्रुटि सबसे आम होती है, ये बताना है। नमूना चयन का सैंपलिंग बेस, रैंडम एरर, स्टैटिस्टिकल एरर या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले इसमें जो त्रुटि होती है हमारा, डी होगा, क्योंकि ये पक्ष, ये जो आपका सैंपलिंग रेट है, तो ये हमारा जो होता है, ये नंबर 1 पे आता है। ये सभी त्रुटियां सर्वेक्षण अनुसंधान में पाई जाती है। सबसे पहले हमारा होता है नमूना चयन में पक्षपात। सबसे प्राथमिक और तकनीकी रूप से सभी त्रुटियां सर्वेक्षण की तरफ से आमतौर पर पाई जाती है। सर्वेक्षण अनुसंधान के बारे में डाटा में कई तरह की त्रुटियां सामने आती है, जैसे जब भी हम डाटा करते हैं तो नमूना चयन का पक्षपात आ जाता है, जब चुना गया सैंपल पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर आपको पूरे शहर में राय जाननी है, लेकिन आप सर्वे में एक ही कॉलेज के छात्रों के बीच करते हैं, इसमें सैंपलिंग बायस पाया जाता है। पूरे शहर की राय जाननी होती है, आपको एक ही कॉलेज के, तो सैंपलिंग बायस कहा जाता है, तो ये भी माना जाता है। रैंडम एरर जो होता है हमारा,
तो ये जो होता है ज्ञात तथा अनियंत्रित कारकों के कारण डेटा में आने वाला उतार चढ़ाव है, जो सांख्यिकीय रूप से स्वाभाविक है और सैंपल का आकार को बढ़ाकर इसे कम कर दिया जाता है। सांख्यिकीय त्रुटि क्या होती है? सैंपल में प्राप्त निष्कर्ष और पूरी आबादी से वास्तविक मूल्य के अंतर को सांख्यिकीय या सैंपलिंग त्रुटि भी कहा जाता है। ये सभी त्रुटियां सर्वेक्षण में आपका मौजूद रहती है। इन सभी का सबसे सटीक उत्तर हमारा जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा। सभी कुछ रहता है सर्वेक्षण अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वेक्षण अनुसंधान की सबसे बड़ी सीमा क्या है? फिर तो आप जान रहे हैं कि ये तो बड़े संग्रह में किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है निष्कर्ष और सिफारिशें। तो अब है कि इसकी बड़ी सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी सीमा है, इसमें सबसे अधिक समय लगता है उत्तरदाताओं को की ईमानदारी पर निर्भर करता है, यह केवल प्रयोगशाला में किया जाता है या फिर इसमें केवल द्वितीयक डेटा का उपयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शन में इसकी सबसे बड़ी सीमा क्या है? सबसे पहले यह केवल प्रयोगशाला में किया जाता है। सबसे बड़ी कमियां, सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह है कि शोधकर्ता जो होता है अब आपका है कि उपयोग उत्तरदाताओं की ईमानदारों पर निर्भर करता है। तो कई बार उत्तरदाता सामाजिक दबाव में आकर संकोच के कारण जल्दबाजी में गलत या झूठे जवाब दे देते हैं। शोधकर्ता को यह जानना बेहद मुश्किल हो जाता है सामने वाला सच बोल रहा है नहीं। यदि उत्तरदाता ईमानदार नहीं है तो रिसर्च का परिणाम गलत होता है। तो इसका होगा कि उत्तरदाताओं की ईमानदारी पर निर्भर करता है, इसका भी विकल्प हो जाएगा। क्योंकि उत्तरदाता कई बार सामाजिक गलत या झूठे जवाब दे देते हैं। अगर उत्तरदाता सामाजिक दबाव में आकर के गलत या झूठे दबाव दे देते हैं, जैसे रिसर्च में सोशल डिजायरेबिलिटी की प्रतिक्रिया तथा पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं, तो उसमें शोधकर्ता जो होता है उसको जांचने वाला बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जांचेगा कैसे। तो यदि उत्तरदाता ईमानदार नहीं है तो पूरा रिसर्च का परिणाम गलत निकल जाता है। तो सबसे पहला जो है कि इसमें अधिक समय लगता है। तो इसमें जो होता है कि ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? कि अन्य तरीकों की तुलना में ऑनलाइन या फोन सर्वे में बहुत कम समय लगता है। इसीलिए बहुत बड़ी सीमा नहीं, बहुत कम समय लगता है, इसमें अधिक समय नहीं लगता क्योंकि सब कुछ हमारा जो हो गया दीर्घकालिक केस स्टडी की तुलना में ऑनलाइन या फोन सर्वे में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। दूसरी बात यह केवल प्रयोगशाला में किया जाता है तो पूरी तरह से ही गलत है। सर्वेक्षण हमेशा वास्तविक दुनिया में ऑनलाइन लोगों के घरों में ऑफिसों में जाकर किया जाता है, ना कि प्रयोगशाला में किया जाता है। तीसरा ये गलत क्यों है? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा। तीसरा है कि इसमें द्वितीयक डाटा का उपयोग होता है, क्योंकि ये उपयोग यह भी गलत है कि सर्वेक्षण अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो प्राथमिक डाटा और नया को इकट्ठा करना होता है, प्राथमिक डाटा को। इसमें द्वितीयक डाटा का आपका उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग ही होता है कि प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करना। सर्वेक्षण अनुसंधान का इसको मैं लिख देती हूँ, ऊपर लिखती हूँ। प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करना होता है इसका उपयोग। जब आप सारे रिसर्च को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए इतना संभव हो जाएगा कि सारे रिसर्च को जब आप अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए लाभदायक डेटा संग्रह है? आज मैं सर्वेक्षण अनुसंधान लेके आया हूँ, कल इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। निम्नलिखित में से सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए एक लाभदायक डेटा संग्रह कौन सा उपकरण है? प्रश्नावली, नियंत्रित प्रयोगशाला परीक्षण, गणितीय मॉडिकल।
क्वेश्चनायर, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, लैब टेस्टिंग, और क्या हुआ हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, इसमें सभी सबसे लाभदायक डेटा संग्रह क्या है, तो क्या होगा, प्रयोगशाला परीक्षण पे तो नहीं होता है हमारा, ये तो आप जान रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रयोगशाला में तो नहीं होता है, तो इससे ये हमारा पता होगा। ऑर्गेनिक मैथमेटिकल मॉडलिंग से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जब आप सर्वेक्षण अनुसंधान अच्छी तरह से जान गए हैं तो अनियंत्रित प्रयोग जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रश्नावली पे होता है, ये सर्वे किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान का मतलब ही होता है हमारा सर्वे रिसर्च। क्या होता है, सर्वे। ये बोला भी मैंने अभी कि बहुत सारे जन उत्तरदाताओं के ईमानदारी पर निर्भर करता है, अगर वो गलत जवाब देते हैं तो डेटा हमारा गलत निकल जाता है। तो ये क्या है, सर्वे रिसर्च है। ये सर्वे रिसर्च है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य एक बड़े समूह या जनसंख्या के उनके विचारों, व्यवहार और डेटा संग्रह होता है। मुख्य रूप से लाभदायक उपकरण प्रश्नावली पर निर्भर करता है, तो इसका हो जाएगा प्रश्नावली। सबसे लाभदायक डेटा, जितने क्वेश्चन होंगे उतना अच्छा रिसर्च आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से ईमानदारी से होना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न काफी सटीक है। अभी मैं इतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि आपको मैंने अभी तक सर्वेक्षण अनुसंधान से मेरे आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन आप पहले इतने क्वेश्चंस को पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरह से, इसके बाद समझ लीजिए, इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं कल सॉल्व करवाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ है। अगली क्लास जो होगी, मैं इसके बाद के क्वेश्चन को और भी सर्वेक्षण अनुसंधान को अच्छी तरह से आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। बाय। कल फिर मिलते हैं 4:30 बजे।